फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नर्स होते हैं, सेंट्रल अपॉइंटेड गवर्नर जो स्टेट में होते हैं, उनका क्या रोल होता है बिल को पास करवाने में। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये आप जान लेना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि चार स्टेट तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और पंजाब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ये इनका कहना है कि जो गवर्नर है वहाँ के अपॉइंटी हैं, जैसे कि बनवारी लाल पुरोहित हमारे यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, पंजाब के। तो इन्होंने वहाँ पे जाके कहा है कि ये जो गवर्नर हैं ये हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेसिंग में रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, अब सुप्रीम को कोई ना कोई डिसीजन देना पड़ेगा इन पे, गवर्नर पे। ये हम सारा मैटर इसका आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, जो पीछे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर पे आई हुई है उनका क्या कहना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है गवर्नर की पावर के बारे में, फिर ये जो क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के बीच में और गवर्नर के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनका क्या कहना है, ठीक है, वो क्या कहना चाहती हैं गवर्नर के बारे में, गवर्नर हमारे साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो वे हेड है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगला रास्ता क्या निकाल सकता था, रास्ता निकाल सकता है ताकि ये जो इनमें जो टग ऑफ वार चल रही है इसको रिसॉल्व किया जाए, इसको खत्म किया जा सके। तो हम देखते हैं कि 4 स्टेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन स्टेट्स ने ऐसा कहा है कि गवर्नर की पावर्स को आप डिफाइन करो, ये बार बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये रुकावट डाल रहे हैं, ये हमें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने नहीं दे रहे हैं। ये जो गवर्नर हैं, अगर हम इनके पास कोई बिल भेजते हैं तो ये बिल अपने पास रख के बैठ जाते हैं, ये उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा हुआ है कि जो इसकी पावर है गवर्नर को, उन पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, बट ये तो एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब रास्ता एक ही है कि ये एक फिक्स टाइमलाइन इनके लिए बनाए कि गवर्नर के पास अगर कोई बिल स्टेट का जाता है तो उस पर कोई ना कोई एक्शन गवर्नर जरूर ही ले, एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर दे कि इस टाइम फ्रेम में आपको इस बिल पे कोई ना कोई गवर्नर को एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया, RN रवि ने क्या किया है, लगभग 3 सालों से इनके पास बिल पड़े हुए थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के, ठीक है। तो RN रवि ने क्या किया, अब उनको उनकी असेंट को विदहेल्ड कर दिया कि मैं इसको कोई असेंट नहीं दूंगा, अपनी असेंट विदहेल्ड कर दी। एक ऑप्शन होता है गवर्नर के पास। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच पे बैठा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हमने 10 नवंबर को कहा था गवर्नर को कि आपको कोई ना कोई एक्शन इस पे लेना चाहिए, और तभी 13 नवंबर को क्या किया इसने 13 नवंबर को RN रवि ने क्या किया, गवर्नर ने तमिलनाडु ने, इन्होंने असेंट अपनी विदड्रॉ कर ली, विदहोल्ड कर ली, ठीक है, अपनी असेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि आप हमारे कहने पे ही आपने क्यों किया, आप 10 नवंबर से पहले भी तो कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया नवंबर 18 को, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उन बिल को दोबारा अडॉप्ट किया ताकि वो दोबारा अपने गवर्नर के पास भेज सकें। अब गवर्नर ने कहा कि मैंने तो 13 नवंबर को ये डिस्पोज कर दिए थे बिल, ठीक है, मैंने तो अपनी असेंट वगैरह विद होल्ड कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 नवंबर को हमने आपको कहा कि आप ऐसा करो, ठीक है, आप कोई ना कोई एक्शन लो, और आपने 13 नवंबर को ये किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 3 साल से जो आपके साथ बिल, आपके पास बिल पड़े हुए थे, आपने पहले इन पे क्यों नहीं डिसीजन लिया, आपने हमारे मतलब डिसीजन के बाद ही क्यों लिया, जब हमारे कहने पे क्यों लिया। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हर बार स्टेट जो गवर्नमेंट है वो हर बार हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास आई बिल पास करवाने के लिए या बिल को रुकवाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ पहले ही कर देना चाहिए। आप क्यों वेट करते हो कि जो स्टेट है, चाहे कोई ये 4 स्टेट है, कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाए फिर ही गवर्नर उस पर कोई बिल पे कोई डिसीजन लेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप क्यों चाहते हो कि बार बार जो सरकारें, ऑपोजिशन रूल्ड सरकारें हैं वो हमारे पास आए, हम आपको बोले, फिर ही आप किसी बिल पर कोई ना कोई डिसीजन लोगे, ठीक है। फिर इसने क्या किया है, फिर जो हमारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को कि इसकी जो सुनवाई है इस केस पर, जो क्लैशेज चल रहे हैं गवर्नर और इसके स्टेट्स के, तो इसकी सुनवाई को 1 दिसंबर तक टाल दिया जाए ताकि जो वहाँ के जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उसको और थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है, इस पे डिसीजन लेने का, ये जो बिल पास करने हैं, ठीक है। फिर हम आपको एक बात यहाँ पे बता देते हैं कि ये गवर्नर का रोल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, स्टेट असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में मिलके किसी बिल को पास करवा लिया तो इससे क्या होता है, गवर्नर के उस पर साइन होने जरूरी हो जाते हैं उस बिल पे। अगर उस बिल पे गवर्नर के साइन नहीं होते हैं तो वो एक्ट नहीं बनता है। तो गवर्नर के पास अटमोस्ट पावर होती है कि वो ही किसी बिल को एक्ट बना सकता है, ठीक है ना।
और अगर अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि अगर गवर्नर अपनी असेंट नहीं देता है किसी बिल को डायरेक्टली, जहाँ विद होल्ड नहीं करता या असेंट नहीं देता है, तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग है, लेजिस्लेचर का काम है, स्टेट लेजिस्लेचर हमारे एमएलएस का काम है, जो एमएलएस का काम है, उनका काम रुक जाता है। ठीक है, तो गवर्नर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर का। हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। जो आर्टिकल 163 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो जो आर्टिकल 163 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है गवर्नर को। ठीक है, और आर्टिकल जो 200 है उसमें उसको ये पावर दे रखी है कि इसके पास जो असेंट को, जो बिल्स को असेंट देने की पावर है उसको आर्टिकल 200 ने ग्रांट कर रखी है। ठीक है, आर्टिकल 200 बताता है कि गवर्नर जो बिल्स को जब असेंट देगा उसके पास क्या क्या पावर होंगी। ठीक है, और इनको दोनों को इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, चाहे वो आर्टिकल 163 हो चाहे वो आर्टिकल 200, ये गवर्नर की पावर के बारे में ही बात करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब कोई बिल इससे लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर के पास जाता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में हो, ठीक है ना, पास होकर जब जाता है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो वो उस बिल को असेंट दे देते हैं, भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका ये जो बिल है ये सही है, हम इसको असेंट देते हैं। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि नहीं, मैं इसको असेंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा रिकंसिडरेशन करने के लिए उसको दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देता है। ठीक है, और फोर्थ उसके पास ऑप्शन जो होता है वो कहता है कि मैंने जो आपका बिल भेजा गया मेरे पास, सरकार को बोलता है कि उसको मैंने प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रख लिया। 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे सोच रहे हैं तो क्या अभी इनमें से कुछ भी नहीं किया था आर.एन. रवि ने? हाँ, इनमें से कुछ भी नहीं किया था, इनमें से कोई भी पावर यूज नहीं की थी। वो चुपचाप अपने पास रख के बिल को बैठा हुआ था। ठीक है, तभी दिक्कत आ रही थी, तभी जो आपकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी वो कह रही कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज नहीं कर रहा है, अपने पास रख के बैठा हुआ है। ठीक है, इसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नर कौन सी अपनी पावर यूज कर रहा था, देखते हैं। जब किसी पावर का कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई, किसी पावर का वो मिस यूज कर रहा था, ये हम आगे देखते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहता है कि जो आर्टिकल 200 है, ठीक है ना, अगर एक बिल पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट द्वारा, जहाँ अगर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो दोनों द्वारा पास किया गया तो ये जो बिल है वो गवर्नर को प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर के पास भेजाएगा। गवर्नर फिर ये डिक्लेयर करेगा, जहाँ तो वो उसे असेंट देगा, जहाँ तो उसे अपनी स्वीकृति दे देगा, जहाँ फिर असेंट विदहोल्ड कर देगा, मैं नहीं लूंगा इसको, मैं इसको विदहोल्ड करता हूँ, इसके असेंट मैं आगे नहीं इसको बोलूँगा। जहाँ फिर वो ऐसा कहेगा कि मैं आपके बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख रहा हूँ, प्रेसिडेंट इस पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, फिर एक ऑप्शन और हो जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल में, एक आर्टिकल 200 में एक और प्रोविजन भी है। ठीक है ना, वो कहता है कि गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल रिटर्न बिल्स अदर देन मनी बिल्स विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस रिकंसीडर इट इन पार्ट्स और इन ए होल। ठीक है, गवर्नर को ये आर्टिकल में एक और प्रोविजन भी 200 में दे रखा है कि गवर्नर इसको जितना जल्दी हो सकता है इन बिल को वापस, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, वो सिंपल बिल होना चाहिए, मनी बिल नहीं होना चाहिए, कि वापस वो उसी हाउस में भेज सकता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकता है कि आप इसके किसी एक पार्ट को या इसको सारे को आप अमेंड करो, इसको रिकंसीडर करो। ठीक है ना, फिर एक बार जब लेजिस्लेटिव हाउस उसको रिकंसीडर भी कर लेता है गवर्नर के कहने पर, तो अगर दोबारा वो हाउस गवर्नर को दोबारा ये बिल भेजता है तो जो गवर्नर होता है उसको अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। गवर्नर वहां पे अपनी असेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, अपनी उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रिकंसीडर किया जा रहा है। जैसे गवर्नर ने कहा था स्टेट लेजिस्लेचर ने, वैसा ही कर दिया। ठीक है, तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि गवर्नर वहां पे अपनी असेंट देगा ही देगा। अब हम देखते हैं कि ये टग ऑफ वार क्या चल रहा है, दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना भाई, फिर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिख रखा है कि आपको 4 में से कोई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, बट फिर भी क्या दिक्कत आ रही है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो आर.एन. रवि थे, जब अपने दूसरी स्टेट का भी यही केस है, पंजाब तेलंगाना वगैरह का भी यही केस है कि वो अब बिल को अपने पास रख के बैठ जाते, इन 4 में से कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करते थे। तो इसमें क्या हुआ, प्रोविजन ये कहता है कि गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल एज सून एज पॉसिबल बट डज नॉट प्रेस्क्राइब ए स्पेसिफिक टाइमलाइन। ठीक है ना, ठीक है, इसमें क्या कहता है, प्रोविजन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि गवर्नर को जल्दी से उस बिल को रिटर्न कर देना चाहिए ताकि स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिकंसीडर कर सके। बट यहाँ पे ये बात बता दें कि कितने टाइम में कर देना चाहिए।
ठीक है ना, ये टाइम फ्रेम नहीं दे रखा, टाइम नहीं बता रखा है कि 14 दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है। तो यहीं पे गवर्नर इसी एम्बिगिटी का, इसी दोहरेपन का गवर्नर यूज करने लग गए हैं कि वो अपने पास रख के बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि चलो भेज देंगे जब भेजना होगा। तो इसी प्रोविजन, मैं दोबारा ये प्रोविजन पढ़ता हूँ, द प्रोविजन सेज दैट गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल बट डज नॉट प्रेस्क्राइब ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो ये गवर्नर को जो कहा गया कि आपको ये बिल वापस आप भेज सकते हो, आपके पास चौथा ऑप्शन भी, आप वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा हुआ है कि कितने टाइम में भेज सकते हो, क्या टाइम फ्रेम होगा, ठीक है ना। तो इसी एम्बिगिटी का जो हमारे गवर्नर हैं, जो 4 स्टेट के जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में जो सेंट्रल अपॉइंटेड गवर्नर है, इसी दोहरेपन का यूज करते हुए अपने पास अपनी मर्जी से बिल रख के बैठ जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं भेजते हैं। यही प्रॉब्लम है यहीं पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और तो अब क्या है कि एन इंडेफिनिट टाइमलाइन इन साइटिंग ऑफ बिल कैन इन इफेक्ट अमाउंट टू पैरालाइजिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो अब इंडेफिनिट टाइम के लिए आप, जैसे हमने देखा तमिलनाडु के केस में 3-3 साल से बिल अपने पास रखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो बिल जो गवर्नर के पास पड़े हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने पैरालाइज बना के रख दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट उस पर कोई काम ही नहीं कर पा रही है, उन पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। बट एक बात हम और भी देखते हैं गवर्नर की साइड से, at the same time giving assent to bill is one of the few areas in which the governor can exercise his discretion। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी मामले में जब असेंट देनी होती है बिल को, एक यही एरिया बचा है जहाँ पे गवर्नर अपनी मर्जी चला सकता है, जहाँ पे गवर्नर अपनी कॉन्शियस यूज कर सकता है। बट फिर भी हम ये कहते हैं कि गवर्नर को अपनी मन मर्जी से उनको अपने पास रख के बैठ नहीं जाना चाहिए, जहाँ अपने पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से इन बिल को अपने पास रख के नहीं बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है या कोई लॉजिकल रीजंस हैं तो उसी कारण गवर्नर को इनको रोकना चाहिए, गवर्नर को नहीं तो 4 में से कोई ना कोई एक एक्शन लेना चाहिए। अब और क्या है इसमें, एडिशनली जो आर्टिकल 200 है वो वर्ड शेल का भी यूज करता है। हमने अपने पीछे देखा था कि गवर्नर शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशंस, ठीक है, ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो इससे हमें ये आर्टिकल जो 200 में जो अभी मतलब शेल वर्ड का यूज किया जाता है, इससे पता लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो चाहते थे कि गवर्नर के लिए मैंडेटरी है कि उन 4 में से कोई एक एक्शन लेना। बट गवर्नर उन 4 में से कोई एक एक्शन ना लेते हुए कोई 5वां एक्शन लेने लग जाता है कि मैं इस पे अपनी कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, इसको अपने पास रख के बैठ जाऊंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी कहा था कि गवर्नर अपनी असेंट को विदहोल्ड इंडेफिनेटली नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मतलब इंडेफिनेटली मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, जिसका कोई पता ना हो, कि लंबे टाइम के लिए गवर्नर अपनी असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता है। इसको अपना जो बिल होता है, जो इसके पास आया होता है गवर्नर को, इसको असेंबली को भेजना चाहिए और उसमें एक मैसेज होना चाहिए कि मैं रेकमेंड करता हूं कि इस जो आपने बिल मेरे पास भेजा है, असेंबली ने मेरे पास बिल भेजे, इसमें ये अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये जो गवर्नर जब भेजता है इसके पास स्टेट असेंबली के पास, तो स्टेट असेंबली का स्पीकर ना, अगर स्पीकर लोगों को बताता है, वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर को बताता है कि गवर्नर ने ये कहा है, जो स्टेट असेंबली का स्पीकर होता है, ठीक है। अब स्टेट्स का क्या कहना है? स्टेट्स हैं जो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, पंजाब, इन्होंने सभी ने कोर्ट का इंटरवेंशन साउट किया है। इन्होंने कहा है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये रुकावट बन रहे हैं जो यहाँ के गवर्नर है, ठीक है ना। केरला ने अपनी प्ली में क्या कहा है कि जो आरिफ मोहम्मद खान है, इन्होंने कई हमारे जो बिल हैं लगभग 3 साल तक रखे हुए हैं। 3 बिल को तो 1 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। जो 2 बिल हैं वो उनको 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गए इनके पास पड़े, तो ये काम नहीं कर रहे हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना ने भी यही कहा है कि जो तमिल सुंदरराजन हमारी गवर्नर है, ठीक है, इसके पास 7 बिल पड़े हुए हैं, लगभग 10 बिल पड़े हुए हैं, उनमें से 7 तो ऐसे हैं जो सितंबर 2022 से पड़े हुए हैं, ठीक है, लगभग 1 साल हो गए भी। ये बिल अपने पास रख के बैठ जाते हैं, अपनी 4 पावर यूज नहीं करती हैं और 5th पावर यूज करने लग जाए। जो इनको टाइम फ्रेम नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि आपको इस टाइम फ्रेम में इन पे एक्ट करना है, इन बिल पे, उसका मिसयूज करते हैं, उस एम्बिगिटी का मिसयूज कर रहे हैं, अपने पास रख के बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप जल्दी से जल्दी सोल्व करो। ये स्टेट जो 4 ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है। फिर तमिलनाडु ने भी ऐसा कहा है कि ये जो RN रवि है, ये तो एक तो बिल तो हमारे पास कर ही नहीं रहा है,
जो सिंपल डे टू डे फाइल्स होती हैं, जो रिमिशन ऑर्डर होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर होते हैं, अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं ना ए ग्रेड ऑफिसर्स की हैं, और जो रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स होते हैं, या जो मिनिस्टर्स को प्रोसिक्यूट करना है, एमएलएस को प्रोसिक्यूट करना है, या ट्रांसफर वगैरह के बारे में जो केस ट्रांसफर करना है, सीबीआई को कोई केस देना है, उन पे ये जो ये आर एन रवि है, उन पे कोई डिसीजन नहीं दे रहे। और जो हम बिल पास करके भेजते हैं, ये तो हम पैसे आप पहले आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन पे तो ये कभी भी अपनी कोई अपना एक्शन लेता नहीं है, अपने पास रख के बैठ जाता है। इससे क्या हुआ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हार्ड हो गई है, रुक गई है। इससे हम नए नए बिल नहीं, कोई नए नए एक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक रुकावट बन रही है। और ऊपर से क्या है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये जो गवर्नर है आर एन रवि हमारे साथ डील नहीं कर रहा है, ये सब स्टेट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो हम देखते हैं कि अब वे अहेड क्या हो सकता है। हमें पता है कि गवर्नर के सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं पावर में, ठीक है। उनकी पावर गवर्नर कैसे यूज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट रूल कराने में रेकमेंड ये कर सकता है गवर्नर, प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। फिर ठीक है, फिर इनवाइटिंग द पार्टी विद ए मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक मेजोरिटी वाली पार्टी को बुला सकता है अपने पास गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर स्टेट में, ठीक है। और डरिंग वोट ट्रस्ट अपनी पावर को यूज कर सकता है। बट देखो ये ऑलरेडी पावर जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में पावर है, या इनवाइटिंग द पार्टी विद ए मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट है, या डरिंग ए ट्रस्ट वोट, इनकी जो पावर है इनको ऑलरेडी लिटिगेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इन पे कई लॉ बना दिए गए हैं कि किस केस में अगर प्रेसिडेंट रूल होना है तो गवर्नर कैसे अपनी पावर यूज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पे लॉ सेटल कर दिए हैं, ठीक है। फिर जहां मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट को बुलाने के लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी है मेजॉरिटी वाली पार्टी को बुलाने के लिए, उसके बारे में भी मतलब कई लॉ सेटल्ड कर दिए हैं। बट अब जो लॉ आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये कोई नया लॉ लेके आएगा कि गवर्नर को अपनी असेंट देने के लिए इतना टाइम मिलेगा, गवर्नर इंडेफिनिट टाइम के लिए अपने पास किसी बिल को नहीं रख सकता है, ठीक है। उसको चारों में से कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अब इसी के लिए इन स्टेट्स ने बुलाया कि आप कोई ना कोई टाइमलाइन रखो, कोई ना कोई फिक्स टाइमलाइन गवर्नर के लिए रखें, ताकि हमारे बिल हैं जो स्मूथली पास हो सकें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर के पास, तो ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके ऑफिस की लिमिट क्या होगी, इसकी पावर की, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की लिमिट क्या होगी गवर्नर को। अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और अगर हम पास्ट में भी देखें तो अगर हम देखें स्पीकर का जो ऑफिस था, देखो स्पीकर जब कोई पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर होते थे तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन, जब चाहे कोई एमएलए हो, एमपीज हो, ठीक है, जब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना होता था तो जो स्पीकर होते तो बहुत सारा टाइम लगा देते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि स्पीकर को बोल दिया है कि जब आप डिस्क्वालिफिकेशन का कोई केस कर रहे होते हो, क्योंकि स्पीकर के पास ही पावर होती है ना एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, स्पीकर ही किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, एमएलए या एमपीज को, ठीक है। तो स्पीकर को बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास एक टाइम फ्रेम है, आप एक विद इन डेज आप अपना डिसीजन दोगे, लगभग वो शायद 3 महीने, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया स्पीकर को आप इस टाइम फ्रेम में ही आप अपना डिसीजन दोगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी बोल दे गवर्नर को कि आपको एक टाइम फ्रेम में ही किसी बिल को अपना वो देना पड़ेगा, अपनी एसेट देनी पड़ेगी या अपनी एसेट विड्रॉ करनी पड़ेगी। आप एक इंडेफिनिट टाइम के लिए इसको बिल को अपने पास नहीं रख सकते। इससे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस या लॉ मेकिंग प्रोसेस रुकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक डेफिनेट टाइम पीरियड दिया जाएगा ताकि आप इन बिल पे कोई एक्शन ले सकें। तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी डेफिनेट टाइम पे, किसी ना किसी डेफिनेट प्लान के साथ आएगी और गवर्नर के लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड डिसाइड करेगी कि उसको किसी बिल पे उसको डेफिनेट टाइम पीरियड में एक्शन लेना है, ठीक है ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पार्टी नहीं बनाता है गवर्नर को। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नर से डील करेगा तो ये सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर से सारे डिस्प्यूट पे बात करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर से कोई भी बात किया करेगा तो उसका सेक्रेटरी बात किया करेगा। गवर्नर मेन पार्टी इसमें नहीं होता, सीधी पार्टी नहीं होता, ठीक है। उसका सेक्रेटरी आया करेगा, वही सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर के डिस्प्यूट के बारे में बात किया करेगा, ठीक है। तो ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नर की लॉ मेकिंग प्रोसेस में, गवर्नर की जहाँ बिल को असेंट देने के मामले या विड्रॉ करने के मामले में, या प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए किसी बिल को रखना, इसके बारे में गवर्नर की क्या पावर होती है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।
हम और भी इसके बारे में वीडियो कुछ लेकर आएंगे, हो सका तो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपके साथ लेकर आए थे जो हमने पंजाब गवर्नर और पंजाब सीएम के बारे में दी थी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।